जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। दोस्तों, सीबीएसई के द्वारा सीटेट दिसंबर का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है, तो आप सभी लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं सीटेट प्रीवियस ईयर के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, जिससे आपको एक आइडिया दोस्तों लग जाएगा कि सीटेट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप चैनल पर दोस्तों नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आज हम लोग सीटेट जो दिसंबर का होने वाला है उसमें आपको तैयारी अब एकदम अपनी स्टार्ट कर देनी है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पर्यावरण में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। दोस्तों, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं करना प्रभावशाली युक्ति है। बी ऑप्शन है कक्षा निर्देशन द्वारा, या फिर किस्से कहानियों द्वारा, या फिर दोस्तों डी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक का पठन। दोस्तों, आपको पता है कि प्राइमरी क्लासेस में बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तो उनको आप जितना कहानियां और किस्से सुनाएंगे उतना ही वो पर्यावरण के साथ में जुड़े रहेंगे। तो दोस्तों हमारा सी ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाएगा। किस्से और कहानियां बच्चों को जोड़ने के लिए सबसे प्रभावशाली युक्ति है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक पर्यावरण के संबंध में सच नहीं है। दोस्तों, आपको ये मार्क कर लेना है कि कौन सा पर्यावरण के संबंध में सच नहीं है। क्या सच नहीं है देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। तो दोस्तों ये तो करेक्ट होना चाहिए, बट इसमें पूछा गया नहीं, तो ये तो नहीं होगा आपका ऑप्शन। बी ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। क्या ये हो सकता है, अभी देखते हैं। सी ऑप्शन है पर्यावरण की प्रकृति एकीकृत है। और दोस्तों डी ऑप्शन है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। दोस्तों ये तो तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, तो यहां से इसमें नहीं पूछा है, तो ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। जो पर्यावरण का संबंध जो है वो पर्यावरण के अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, ऐसा कुछ भी ईवीएस में नहीं बोला गया है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहां से। अब दोस्तों चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप पर्यावरण का अध्ययन करते हैं तो उसकी ज्ञान की रचना में क्या महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए। तो दोस्तों ए ऑप्शन देखते हैं कि बच्चों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। तो हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बी ऑप्शन देखते हैं कि बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना चाहिए। दोस्तों ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि शिक्षक के ज्ञान को बच्चों के ज्ञान से या फिर बच्चों का ज्ञान शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा। अब दोस्तों देखते हैं क्या सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है इसमें। तो पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर सीखना चाहिए। दोस्तों बिल्कुल सीखना चाहिए, क्योंकि एनसीएफ यही कहता है कि हमें बच्चों को बाहरी वातावरण के साथ कनेक्ट रखना चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा सी भी करेक्ट हो जाएगा। फिर दोस्तों डी ऑप्शन है कि बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना चाहिए। क्या डी ऑप्शन भी हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है। दोस्तों जो बच्चों का स्थानीय ज्ञान है, जो उनका घर का ज्ञान है, उसको विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना चाहिए, उससे जोड़ना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन ए, सी और डी इसमें करेक्ट है। तो ए, सी और डी, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए देखते हैं, चलिए। ए ऑप्शन है कि पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। क्या ये हो सकता है, तो देखते हैं अभी। तो ए ऑप्शन वैसे हमारा हो सकता है, क्योंकि इसमें पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। दोस्तों वातावरण भी होना चाहिए इसमें, तो ये भी सही है आपका। ए ऑप्शन हमारा अभी करेक्ट है। बी ऑप्शन देखते हैं कि यह पर्यावरण सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का अवसर देगा। तो दोस्तों बिल्कुल देता है, इसमें समुदाय से बच्चे सीखते हैं और अपने माता पिता की उपस्थिति में भी बच्चे सीखते हैं, तो बी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन देखते हैं कि यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, तो बिल्कुल सही है दोस्तों।
शिक्षकों को इसमें पता चलता है कि बच्चे किस पृष्ठभूमि के हैं और उनको किस तरीके का ज्ञान उनको देना है। तो दोस्तों सी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पर डी ऑप्शन, या बच्चों को सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। दोस्तों ऐसा ईवीएस में नहीं कहा गया है, तो डी ऑप्शन हमारा नहीं करेक्ट होगा। तो ए, बी और सी ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। तो इस तरीके से हमारा इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये 2019 के सीटेट एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन है, तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से आपको पता चलेगा कि एग्जाम में कैसे और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन है कि एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संकलन करता है, इसका उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? कि बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन करना इसका उद्देश्य है। तो बिल्कुल दोस्तों कि बच्चे क्या प्रक्रिया कर रहे हैं, उसके कौशल कौन कौन से विकसित हो रहे हैं, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं बी ऑप्शन की बच्चों को खोजने का अवसर देना। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, बच्चों को खोजने का अवसर देना चाहिए ताकि बच्चे खुद से ही सारी चीजें जान पाएं। अब सी ऑप्शन है बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। बिल्कुल सही है दोस्तों ये भी, कि बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का भी, कि अपना वो कैरेक्टर डेवलप कर सकें, तो ये भी अवसर देना चाहिए। डी ऑप्शन क्या है कि बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना चाहिए। नहीं दोस्तों, डाइवर्जन तो हमें बिल्कुल भी सीटेट में क्या आपको करना, कहीं पर विभेद हो, डाइवर्जन हो, अलग अलग करना हो, तो ये सारी चीजें, ये ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं। तो ए, बी और सी ऑप्शन करेक्ट है, तो यहां से आपका बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए। स्वतः आकलन है, कैसा आकलन है ये? सीखने का दोस्तों आकलन है, सीखने के लिए आकलन है, या सीसीई है दोस्तों, या सीखने के समान आकलन है। तो जब बच्चे दोस्तों स्वतः सीखते हैं तो सीखने के समान आकलन हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहां से दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी, कि सीखने के समान आकलन। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक शिक्षक खाना कैसे खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग में संबंधित सामग्री भी दे देता है, कि क्या क्या वो उस प्रयोग में संबंधित सामग्री लगेगी, शिक्षक बच्चों को दे देता है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है। अब शिक्षक जो है बच्चों के समूह क्यों बनाता है, तो ए ऑप्शन दोस्तों हमारा हो जाएगा यहाँ पर कि यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। तो बिल्कुल दोस्तों सही है कि सभी सहपाठी हैं हमारे, और यहाँ पर यह ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करेगा, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। जब वो समूह में रहेंगे तो ग्रुप में रहना सीखेंगे, तो यहां से हमारा बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। सी है दोस्तों समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। तो दोस्तों ये तो ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें आपका प्रभावशाली कोई तरीका नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। अब दोस्तों डी नंबर देखते हैं कि कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए, तो ऐसा भी दोस्तों नहीं है, तो हमारा यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केवल ए और बी हमारे ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए, कि आपका जब आकलन किया जाए तो उसका संकेतक क्या नहीं होना चाहिए? याद करना नहीं होना चाहिए, प्रश्न पूछना नहीं होना चाहिए, या फिर न्याय और समानता के प्रति सरोकार नहीं होना चाहिए, या फिर सहभागिता नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि याद करना जो है इसका कोई संकेतक नहीं है। जब भी आप पर्यावरण अध्ययन कर रहे होते हैं तो आकलन की आप कितना याद कर रहे हैं इसका कोई संकेत थोड़ी ना है दोस्तों, तो आपका ए ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है, निम्न में से कौन सा संकेतकों का बच्चों के आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? तो दोस्तों अवलोकन और अभिलेखन हो सकता है, या फिर अभिव्यक्ति हो सकती है, या फिर दोस्तों विश्लेषण हो सकता है, या फिर दोस्तों प्रयोग करना हो सकता है।
तो दोस्तों इसमें अवलोकन और अभिलेखन दोस्तों हो सकता है, और बच्चे अभिव्यक्ति भी करेंगे, इसका भी आकलन आप कर सकते हैं, और दोस्तों विश्लेषण भी कर सकते हैं। प्रयोग करना इसमें दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि आप चित्र पढ़ा रहे हैं या चित्र पढ़ रहे हैं बच्चे, तो उसमें प्रयोग करना नहीं आएगा, एक्सपेरिमेंट नहीं आएगा। तो हमारा यहां से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए, बी और सी। अब दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है। तो दोस्तों कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है, आपको याद रखना है कि जो रेटिंग स्केल होती है उसमें अवलोकन तकनीकी का उपयोग होता है, कि जो टीचर होता है या शिक्षक है वो अवलोकन के द्वारा रेटिंग स्केल तकनीक से इसका उपयोग दोस्तों करता है। अब दोस्तों देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। अब दोस्तों इसमें कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, तो क्या बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना। तो क्या दोस्तों ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये दोस्तों सही आपका आ रहा है क्वेश्चन कि वो स्वयं, इसमें क्या बोला गया, नहीं है, तो आपका निगेटिव ऑप्शन करेक्ट होगा यहां से। बी ऑप्शन क्या है, कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों ये हो सकता है आपका ऑप्शन, देख लेते हैं अभी बी, सी और डी भी पढ़ लेते हैं, कि इसमें पाठ्य पुस्तक दी जा रही है, जबकि बच्चों का पर्यावरण जो अध्ययन है वो बाहरी वातावरण से होना चाहिए, और परिभाषाएं तो दोस्तों बिल्कुल भी याद नहीं करानी चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। सी ऑप्शन देखते हैं, कि बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। तो ये भी दोस्तों करेक्ट है, आपका पॉजिटिव है, तो इसलिए नहीं होगा। और डी ऑप्शन क्या, परिवेशी मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। तो दोस्तों ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका दोस्तों यहां से करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कि किसी पर्वतीय क्षेत्र में देखने में यह पाया गया कि लोगों ने घर पत्थर के, मिट्टी, लकड़ी और चूने के बनाए हैं। घर कैसे बनाए हैं, पत्थर के बनाए हैं, मिट्टी के बनाए हैं, लकड़ी और चूने से उन्होंने उसका उपयोग करके बनाया है। यह जो घर है वो 2 मंजिला है, नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं, वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। नीचे की मंजिल में दोस्तों क्या वो रखते हैं, जानवरों को रखते हैं, इसमें जानवर रहते हैं, और दोस्तों खुद क्या रहते हैं, लोग कहां पर रहते हैं, दूसरी मंजिल पर रहते हैं। तो दोस्तों सभी घरों की छत वहां पर क्या है, समतल है, तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। तो दोस्तों ये घर कहाँ के हैं, किस स्टेट के हैं, आपको इस तरीके के भी सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों क्या ये हिमाचल प्रदेश के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, अरुणाचल प्रदेश के हैं, या मेघालय के हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये जम्मू कश्मीर के हैं, क्योंकि वहां पे जो घर हैं, जब आप एनसीईआरटी ईवीएस की बुक पढ़ेंगे 4th की, तो उसमें ये बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के जो घर हैं वो पत्थर, मिट्टी और लकड़ी चूने के बनाए जाते हैं। उसमें 2 मंजिला बनाते हैं, क्योंकि नीचे की तरफ बर्फ गिरती है, वो बहुत ठंडा होता है, इसलिए दोस्तों जम्मू कश्मीर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कि झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है दोस्तों। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, तो ये देखते हैं। तो ए ऑप्शन है, यह फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शन तो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या बी ऑप्शन होगा, इस जगह को बांस या खरपतवार उगाता है, इसे उखाड़ कर जला देते हैं। तो ये दोस्तों झूम खेती में नहीं होता है। सी ऑप्शन देखते हैं, कि खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। ये भी दोस्तों झूम खेती में नहीं होता है। डी ऑप्शन में देखते हैं, कि जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोत दिया जाता है। तो दोस्तों ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन, केवल ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्योंकि दोस्तों झूम खेती में आपकी एक फसल उगाई जाती है, फिर उस जमीन को कुछ सालों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है कि उर्वरक उसमें फिर से आ जाए। तो इस तरीके से झूम खेती होती है। तो आपको याद रखना है कि झूम खेती किस तरीके से होती। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कि केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्न में से सही कारणों को चुनिए। अब दोस्तों केचुआ जो होता है वो किसान का मित्र कहा जाता है। कौन कौन से ऑप्शन इसमें आ जाएंगे आपके, देखते हैं। तो दोस्तों आपका क्या ए हो जाएगा, कि केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती। तो दोस्तों ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है।
तो अब बी देख लेते हैं, केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती। तो ये भी दोस्तों आपका करेक्ट हो सकता है ऑप्शन। क्या हो सकता है? तो नहीं दोस्तों, इसमें खरपतवार मुख्य फसल की रक्षा नहीं हो सकती है दोस्तों, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब दोस्तों सी ऑप्शन देख लेते हैं कि केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर दोस्तों डी ऑप्शन है कि केचुए द्वारा बनाए गए छेद से जमीन को आसानी से हवा पानी मिल जाता है। तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ए, सी और डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ए, सी और डी, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहां से। अब दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे की चीज बनाते आए हैं, आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्न में सबसे सही कथन क्या है? तो दोस्तों सबसे सही कथन क्या होगा कि यह तांबे जस्ता तथा एल्युमिनियम का मिश्रण होता है। तो नहीं दोस्तों, ये इसका जो आपका कांसा होता है ये तांबे जस्ता और एल्युमिनियम का मिश्रण नहीं होता है, यह तांबे और टिन का मिश्रण होता है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर सी ऑप्शन भी नहीं होगा और डी ऑप्शन भी आपका करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जो कांसा होता है वो तांबे और टिन का दोस्तों मिश्रण होता है। इसमें तांबा और दोस्तों टिन मिलाई जाती है, इसी के मिश्रण से कांसा बनाया जाता है जिसको हम ब्रॉन्ज कहते हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों अब 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्न में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? दोस्तों टेपियोका किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तो आपको याद रखना है कि केरल का ये प्रिय भोजन है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहां से। अब दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग से देखते हैं वह दोस्तों रंग कैसा होता है? तो वह रंग दोस्तों वो काला और सफेद में देखते हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न राज्यों के समूह में से किस एक राज्य समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं? तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका दोस्तों ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, क्योंकि कर्नाटक, केरल और गुजरात दोस्तों ये तीनों समुद्र तट पर हैं। तो यहां से आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहां स्थित है? तो दोस्तों झारखंड आपका उड़ीसा के उत्तर में दोस्तों पड़ता है। तो ए ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? क्या दोस्तों प्राप्त नहीं होता? ग्रीस नहीं प्राप्त होती, कोयला नहीं प्राप्त होता, डीजल या वैक्स? तो दोस्तों ग्रीस भी प्राप्त होती है, डीजल भी प्राप्त होता है, वैक्स भी प्राप्त होती। कोयला दोस्तों पेट्रोलियम से नहीं प्राप्त होता, इसलिए हमारा बी ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाएगा, कोयला। अब दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से त्योहार के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। अब दोस्तों पूर्णिमा को कौन कौन से मनाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है दोस्तों, होली मनाई जाती है, रक्षाबंधन दोस्तों पूर्णिमा को ही मनाया जाता है, और दोस्तों गुरु नानक का जो जन्म दिवस है, गुरु नानक जो जब जन्मे थे, गुरु नानक जयंती जो है दोस्तों ये इसी दिन दोस्तों मनाई जाती है। तो ये ऑप्शन आपको याद रखना है, ए ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा द्वारा एक विशेष मात्रक में जिसे टिन कहते हैं आवंटित की जाती। टिन क्या है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि टिन जो है दोस्तों वह एक भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है उसे ही टिन कहा जाता है। तो एक जो टिन बीज होता है उसी को हम यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन है कि आप एक्स पर स्थित हैं, आप कहीं एक्स पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क दोस्तों नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में। तो दोस्तों एक्स के ठीक उत्तर में आप 30 मीटर ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों दिशाएं क्या होती है, ये उत्तर होता है दोस्तों, ये दक्षिण होता है, ये पूरब हो जाता है आपका, और ये पश्चिम होता है। तो कह रहा है कि उत्तर की तरफ आप जाएंगे तो 30 मीटर हम उत्तर की तरफ चले गए, ए की तरफ। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए से ठीक पश्चिम में है। अब दोस्तों ए से ठीक पश्चिम में क्या हो जाएगा, ये 40 मीटर आप गए हैं यहाँ पर।
फिर दोस्तों यहां पर बी पर आप पहुंच गए। अब दोस्तों क्या है कि फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में है। अब दोस्तों बी के ठीक उत्तर में क्या हो जाएगा, बी के दोस्तों ठीक उत्तर में तो ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो यहां पर आपका ये हो जाएगा दोस्तों, यहां पर आप उत्तर की तरफ चले जाएंगे 30 मीटर। तो यहां पर हैं आप, तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर ऊपर की तरफ होगा। वाई पर अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं जो कि ठीक दोस्तों सी से पश्चिम की तरफ है। तो दोस्तों पश्चिम की तरफ क्या हो जाएगा, तो दोस्तों आप पश्चिम की तरफ यहां से चले जाएंगे और दोस्तों ये क्या हो जाएगा 40 मीटर यहां पर हो जाएगा। अब दोस्तों विद्यालय ये आप वाई पर पहुंच आए हैं। तो दोस्तों कह रहा है कि विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की दिशा क्या है। तो विद्यालय के सापेक्ष दोस्तों क्या है आप देख लीजिए, यहां से ये दोस्तों आपका हो जाएगा। तो विद्यालय के सापेक्ष क्या हो जाएगा दोस्तों, आप किधर साइड में आ जाएंगे, तो दोस्तों आप यहां पर दक्षिण और पूर्व की तरफ आएंगे, क्योंकि ये दोस्तों क्या होता है आपका दक्षिण पूर्व है। तो हमारा दक्षिण पूर्व बी ऑप्शन यहां से आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि यहां से आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो यहां पर आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन दोस्तों कर लेना है। अब दोस्तों चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि कोई लड़का मडगांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। वह रेलगाड़ी 9:45 पर, कितने बजे दोस्तों, तो 9:45 पर मडगांव से चली तथा अगले दिन 7:45 पर नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय के अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, दोस्तों दूरी कितनी है, तो दूरी आपको 1140 किलोमीटर तय की गई है। तो औसत दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों, औसत दूरी क्या हो जाएगी, क्योंकि अगर आप यहां पर देखेंगे तो टोटल यहां पर कितने घंटा हुआ, तो ये दोस्तों आपको निकाल लेना है। ये पूरा दोस्तों 43 घंटा आपका हो जाएगा और 43/2 दोस्तों हो जाएगा, क्योंकि आपको घंटे में इसको करना है। तो इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 43/2। अब दोस्तों एवरेज आपको निकालना है, औसत चाल निकालनी है। तो 1140, क्योंकि चाल बटे समय होता है और समय कितना लगा है 43/2 दोस्तों लग गया है आपका समय। तो यहां से आपका अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोस्तों 1140 गुणे 2/43 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 53 किलोमीटर दोस्तों, ये 53 किलोमीटर आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 53 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों आपका डी ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया है, तो दोस्तों 25 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। क्योंकि जो दोस्तों प्राइमरी के बच्चे जो होते हैं अपने परिवेश को बहुत ही बारीकी से देखते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा यहां से करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं। क्या बर्लिन में पाए जाते हैं, थिप्पू में पाए जाते हैं, काबुल में पाए जाते हैं, अबू धाबी। तो आपको पता है कि अबू धाबी में सबसे ज्यादा रेत के टीले पाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफी पानी था, परंतु अब यह पूरी तरह दोस्तों सूख गए हैं। निम्न में से कुएं के सूखने से संबंधित या संभावित सही कारणों को दोस्तों चुनना है। तो आपको ए, बी, सी और डी में आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों 27 का जो ऑप्शन है आपका वो दोस्तों क्या हो जाएगा कि जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वह वहां नहीं है। तो क्या ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वहां पर इस समय झीलें नहीं है। दोस्तों क्या बी ऑप्शन देख लेते हैं कि पेड़ों, कुओं और आसपास की क्षेत्र की जमीन अब कोलतार से ढक दी गई है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां लगी हैं। तो ये ऑप्शन दोस्तों नहीं होगा। दोस्तों अगला क्या है कि भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए।
तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ से, ए, बी और डी ऑप्शन यहाँ से आपके करेक्ट हो जाएंगे। अब दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? क्या नहीं है? कि हम चीजें कैसे बनाते हैं, क्या ये हमारे पर्यावरण की थीम है? तो बिल्कुल दोस्तों ये हमारी थीम है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है। काम और खेल, क्या ये होगा? तो ये शायद हो सकता है। और भोजन, भोजन भी दोस्तों थीम है, तो ये भी नहीं होगा। आवाज भी दोस्तों थीम है, तो ये भी नहीं। तो बी ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है? क्या सच है दोस्तों? तो 29 नंबर क्वेश्चन, तो दोस्तों कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया, तो नहीं, ये नहीं होगा दोस्तों। कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है, तो ये कोई दोस्तों ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि आसान नहीं है। आसान कठिन कोई सब्जेक्ट दोस्तों नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। सी ऑप्शन है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है, तो ऐसा भी दोस्तों नहीं है कि कोई भी अगर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वो भाषा के द्वारा ही आपको आए, ऐसा कुछ नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। क्योंकि दोस्तों ईवीएस को हम मैथ और दोस्तों लैंग्वेज के द्वारा पढ़ते हैं, और इसमें दोस्तों क्या होता है, इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट हम लोग सीखते हैं। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 30 नंबर और लास्ट प्रश्न है। तो दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपकी मैं तैयारी सीटेट की पूरी करवाता रहूंगा इस चैनल पर। अब दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम के उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। क्यों दोस्तों प्रस्तावित किया गया है? क्या बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए? तो बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि जो बच्चे स्थानीय परिवेश में रहते हैं और उनसे वो अच्छे से कनेक्ट कर पाते, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 30 का। अब दोस्तों जो कल आएगा वो ईवीएस का ही होगा और थ्योरी पोर्शन होगा, जिसमें हम लोग बर्ड, जितने भी एनिमल हैं, ये सारी चीजें दोस्तों, और जितने भी कृषि की चीजें हैं, वो सारी चीजें आपके एग्जाम में जो भी आती हैं यहाँ से, जैसे कि हाथी कितने घंटे सोता है, उसका बच्चा जो होता है वो कितना खा लेता है हाथी एक दिन में, तो ये सारे क्वेश्चंस कल हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका थ्योरी पोर्शन करेंगे। तो दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। अब इसी तरीके की आपकी सीटेट की तैयारी मैं इस चैनल पर करवाता रहूंगा, और अगर आप पूरा वीडियो और ये सीरीज पूरी सीटेट की देखते रहेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और दोस्तों मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप ये पूरी सीरीज कर लेंगे तो 110 से 120 आपके सीटेट में कहीं नहीं जाने वाले हैं मार्क्स। तो चलिए दोस्तों अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।